कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बाण भाइयों ने अनिल भाई राज्य की औरत है। राम राम भाइयों, आप सब खेत क्यार में जुट रहे हैं। कुछ भाई गेहूं की कटाई लगभग पूरी कर कर फुर्सत पे बैठे हैं, लेकिन भाइयों फुर्सत का टाइम नहीं है। यो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो कर्म है ना वो यही है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हमारा भी जो कर्म है वो आपका मनोरंजन करना है, और आपके मनोरंजन के लिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र हमेशा तत्पर तैयार है आप लोगों के लिए। और भाइयों आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार में खुशहाली लेकर आएं, यही हमारी कामना है। और कार्यक्रम की आज शुरुआत करें तो कार्यक्रम में आज हम एक चर्चा करेंगे डेयरी व्यवसाय के बारे में, क्योंकि भाई डेयरी का जो व्यवसाय है वो जो किसान भाई हैं वो साथ के साथ डेयरी का व्यवसाय जो वो कर रहे हैं जो भाई, क्योंकि खेत क्यार में कई बार ऐसा भी समय आ जाए है कि हर समय खेत में भी जो है काम नहीं होता, थोड़ा सा काम उसमें भी रह जाए है, लेकिन टाइम जो है समय जो है वो भी रह जाए। तो समय का जो हमने सदुपयोग करना है वो करना है किस तरीक़ा से कि हम अपना जो डांगर डोर है, पशु पसेरा है, वो कुछ भाई 1-2 पशु रख रहे हैं डोक के खातर, और कुछ भाई जो है वो व्यवसाय डेयरी का व्यवसाय जो कर रहे हैं, दूध का जो उत्पादन है वो भाई कर रहे हैं। लेकिन वही दूध का जब उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि जो पशुपालन प्रणाली है वो सदियों से चली आ रही है और आज भी चली आ रही है, और पशुपालन जो है कृषि व्यवसाय के साथ साथ हमारा एक अंग है, और लगभग जो है जो ग्रामीण व्यवसाय है, ग्रामीण जीवन है, एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है। और खेती के लिए पशु ही पहले माना गया था, एक ताकत का साधन था, लेकिन आजकल मशीनी युग आ गया है और मशीनीकरण के कारण जो है पशुओं की जगह मशीनों ने ले ली है। लेकिन सारी जगह जो है वो मशीन भी नहीं ले सकती, क्योंकि मशीन दूध तो दे नहीं सकती, दूध तो पशु देगा। तो पशु जो है वो हमारे जो दूध है उसकी ज़रूरतों को पूरा कराए। और पशुपालन में जो है सबसे बड़ी बात है कि देश में 2 ही क्रांति मानी गई है, एक तो हरित क्रांति और दूसरी है श्वेत क्रांति। और हमारे देश में जो है डेयरी व्यवसाय जिस तरह से विकसित हो रहा है, और आप जो है डेयरी व्यवसाय के लिए आप अच्छी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना नज़दीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें भी जा सकते हैं, और करनाल में जो NDRI है उसमें भी जाकर आप अच्छी नस्लें जो है उनका पता करवा सके हैं या खुद भी जाकर देख सके हैं। और कई बार तो मेले भी जो हैं NDRI में लगाए जाते हैं। फरवरी में जो है मेला लगाया जाए है, उसमें अच्छे पशु जो है हमारे देखने को हमने मिले हैं, और हमारा भी अंदर से एक उत्साह बढ़े है कि ललाई तो हुए हैं कि मार दौरे भी एक ऐसा पशु हो तो किसी बात होगी जो 25 लीटर 22 लीटर 26 लीटर दूध देता हो। तो भाई ये तो एक चाह है, और हर
जो पशुपालक भाई है उसकी इच्छा यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमने मिले और अच्छे से अच्छी नस्ल का पशु जो है वो हमने मिल जाए, क्योंकि सारी जानकारी तो हम एक बार में नहीं ले सकते। धीरे धीरे वो क्या करना कि भाई अनुभव ही जीवन है, अनुभव के आधार पे ही हम जो अपना पशु है उसको देख सके हैं। और क्या करना कि भाई जब बड़ा आदमी हो, घर में बड़ा बुजुर्ग हो, तो उसका अनुभव हमने साझा कर लेना। व्यवसाय, डेयरी व्यवसाय के बारे में हमने कुछ जो जानकारी है वो हमने ले, कुछ सिद्धांत हैं पशुधन से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए। एक तो उत्तम नस्ल होनी चाहिए, दूसरा प्रजनन, और तीसरा है संतुलित आहार, और फिर आव है उचित प्रबंधन। अगर हम उत्तम नस्ल की बात करें तो हरियाणा के शुरुआती जो सफलता है वो उत्तम नस्ल के पशु हमारे पास होने चाहिए। ख़ासतौर पर अगर भैंस का जिक्र करें तो भैंस में मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो बहुत अच्छी नस्ल जो है मानी गई है, और पशुधन में जो है वो सुधार भी हो रहा है। और मध्यम पशु में महसाणा है, और छोटे पशुओं में सुरती भैंस है। तो ये सकते जो नस्ल हैं उन नस्लों का हम अगर अपने घर में या डेयरी में अगर चयन करें, ले लें, तो अच्छा दूध जो है वो हम ले सके हैं। और देसी गायों में जो भाई गाय के शौकीन हैं और भैंस नहीं पालना चाहते, कुछ भाई गाय भी पाल रहे हैं, भैंस भी पाल रहे हैं, और कुछ जो दूध है वो गाय और भैंस का मिला कर दूध बेच के जो है वो अच्छी आमदनी ले सके। अगर देसी गायों का जिक्र करें तो देसी गायों में साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर नस्ल की गाय हैं, बहुत अच्छी नस्लें मानी गई हैं। और इसके अलावा हरियाणा नस्ल की गाय से दूध की जो पैदावार बढ़ाने के लिए अभी प्रयास जारी हैं, और कई गायों में जो है वो दूध की जो क्षमता है वो अच्छी आ गई है। देसी गायों में उन्नत नस्लें के लिए जो है हम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो है संकर नस्ल की गाय पैदा करके और अच्छा दूध जो है, ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो हम ले सकें। फिर बात आ है कि जो प्रजनन है, प्रजनन प्रबंधन है, और वही जो नए दूध अगर हमने पशु करवाना है तो उसमें भी हमने पशु की नस्ल में जो है सुधार हो रहा है, और कई जगह जो है सुधार होने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप प्रजनन के लिए पशु को लेकर जाएं तो कृत्रिम जो गर्भाधान है वो ज़रूर कराएं। एक और बात देखने में आया है कि कई बार गाय और भैंस का जो समय है, गर्म होने का जो समय है, जो ब्याने का जो समय है, उस समय भी हमने देखना है कि कब गाय या भैंस जो है वो बोल रही है, तो उसका हमने ध्यान जरूर रखना है। अगर बीच में अगर इस बात का नहीं ध्यान रखा तो जो पशुपालक भाई है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर पशु ब्याने में अगर समय ले लिया है तो। और ये देख लें कि जब लक्षण पशु दिखा रहा है, खान पान में कमी है, पशु में बेचैनी है, और जो दुधारू पशुओं में जो डोका करना है, मोड़ना है, इस तरह के जो लक्षण अगर दिखाई दे तो पशु को 12 से 16 घंटे के अंदर अंदर जो है हमने नए दूध करवा लेना चाहिए। अब बात आ है कि जब पशु ब्याह है तो उसके बाद कम से कम 45 से 60 दिन के बाद ही गर्भाधान जो है वो हमने कराना चाहिए। कुछ भाई जो है इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपना जो पशु ब्याह है उस दिन की जो एक डायरी में तारीख जरूर लिख लें, दिनांक लिख लें कि भाई किस दिन क्या होया था, क्या नहीं होया था, कब क्या। तो इस तरह का एक कब पशु आया था और कब पशु ब्याया था, कब पशु ने इतना दूध दिया था, इस तरह का जो सारा लेखा जोखा है ना एक डायरी में नोट कर ले, ताकि पता लग जाए कि हमने कब कब क्या क्या करना है। और अगर पशु गर्भवत हो गया है, गर्भाधान हो गया है, गर्भित हो गया है, तो 21 दिन के बाद गाय और भैंस में जो है ध्यानपूर्वक निरीक्षण हमने करना चाहिए, क्योंकि गाय और भैंस का जो मध्य चक्र है वो 21 दिन का है। यदि किसी कारण जो है गाय या भैंस ब्याने में 90 दिन के बाद गर्मी में नहीं आता तो अपने पशु चिकित्सक है उसकी सलाह जो है वो जरूर ले लें। बात आ है अब संतुलित आहार की। भाई कोई भी पशु है या जिसको हम जैसा हम दाना दुनका देंगे वो इसी हिसाब से ही वो हमने
कुछ ना कुछ देगा। और डेयरी व्यवसाय का अगर हम जिक्र करें तो 60 से 75% जो खर्चा है वो पोषण की व्यवस्था पे खर्च हो जाए। और ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए पशुओं में उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है हमने ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स जो हैं वो संतुलित मात्रा में देने चाहिए। ये नहीं कि भाई हम शानी दे रहे हैं तो शानी दे रहे हैं, शानी में जो है हम थोड़ा जो हरा भी मिला दें, इसके साथ साथ खनिज मिश्रण है वो भी ज़रूर देने हैं, नमक जो है वो भी ज़रूर देना है। और पशुओं में कम कीमत का जो हम चारा दे रहे हैं उसको हमने नियमित रूप से साल भर जो है हरा चारा जो है मिलता रहना चाहिए। ऐसा जैसे जिक्र करा के हरा चारा मिला कर खिलाने से उसकी जो स्थिति है उसमें 100 किलोग्राम पशु के भार पर जो है 1 किलोग्राम भूसा और उसके साथ जो है 4 किलोग्राम हरा चारा वो मिलाकर हमने देना चाहिए। कुछ भाई जो है जाने हैं कि भाई किस तरह से हमने अपने पशु को न्याय खुआना है। और हरे चारे में जैसे मक्का है, बरसीम है, रिजका है और साइलेज भी बना कर जो है अपना हम पशु को दे सकें। भर पेट हरा चारा जो है 5 किलोग्राम तक दूध का उत्पादन जो है वो हम ले सकें। इसके अतिरिक्त इसके अलावा जो है दूध उत्पादन में हरा चारा उपलब्ध न होने से भैंस में 2 किलोग्राम और दूध भैंस में 2 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम और गाय में 25 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम हमने दाना देना चाहिए। इसके अलावा 1 किलोग्राम पशु को अपने शरीर को बनाए रखने के लिए हमने देना चाहिए। यानी कि जो हम दाना दे रहे हैं या जो जिसमें भूसी भी आ जाए है या फिर चोकर भी आ जाए है या जो छिलका है चने का जो छिलका है वो भी आ जाए, तो इस तरह से हमने अपने जो दाना है उसमें अनाज भी आ जाए है और इसमें खनिज मिश्रण भी आ जाए, साधारण नमक भी आ जाए। तो इस प्रकार से हम अपने पशु का जो संतुलित आहार है वो बनाए रखेंगे। उचित प्रबंधन की अगर बात करें, रख रखाव की बात करें, जहाँ भी बाड़ा है उसको हमने ठीक ठाक से हमने उसका देख रेख रखनी है। आसपास जो है गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा रहे और ये ना हो कि भाई जहाँ हम पशु न बांध रहे हैं तो आसपास जो है वो गंदगी है और उसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आवारा कुत्ते हैं जो दूसरे गांव में घूमे हैं तो वो उन कुत्तों को हमने अपना जो बाड़ा है उसके पास नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि कुत्तों से जो चीचड़ियाँ हैं वो चीचड़ जो है वो निकल कर हमारे पशु को नुकसान पहुँचा सके, इसलिए उनसे भी हमने ध्यान रखना है। अपने पशुओं को हमने समय समय पर अडान फिरान अगर बाहर ले जाए तो घर तक पानी पिया कर ले जाए और बाहर का अगर आप पानी पिला रहे हैं तो पशु के कई बार कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लगने की संभावना है। इसलिए अपने जहाँ भी पशुशाला है उसको उसकी साफ़ सफाई जरूर रखें और रोशनी उसमें पूरी हो और अपने पशुओं को टीका ज़रूर लगवाएं। अगर भाई टीका नहीं लगवाएंगे तो उससे कई बार जो है पशु के जो बीमारियां हैं वो कई आ जाए, जिसके कारण जो है बहुत सारा नुकसान जो है वो डेयरी व्यवसाय में जो पशुपालक भाई हैं उनको हो जाएगा। और अब भाई समय है मनोरंजन का, तो सुनेंगे एक रागनी। तो बांधी के कहे थे बाबा जी नहीं उठा उड़े थे। और किस्सा भैया है चंद्र किरण का और कलाकार हैं राजकिशन अगवानपुरिया और साथी। अग मोटा से कर उठता नहीं गणिये कहली अग जा एक बार और जा, मैं बोली मैं नहीं जानती, मैं दुखिए कर दी बोला
अपना धूण लाया, बहुत कई पर एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। तेरे महल की झांकी नीचे अपना धूण लाया, बहुत कई पर एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। यूं बोलिए चंद्रकरण, यो मोटा दे सास है। मैं कई बार बोलू हूं, जब एक आदमी बे आँख खुल है इसी लाल लाल आँख काट से आदमी जाम तक खड़ा नहीं रहा था। की कहने लगी बोला बाबा ना कोई ताला से मने मानस और शादी खे, बदमाश बतेरे फेरा करे से ओए त्योर शादी खे। बेईमाने ते बात करे से मने चोर शादी खे, सबते ज्यादा आड़े अपना रहा जमा जोर शादी खे। सबसे ज्यादा आड़े रहा जमा जोर शादी खे। देखिए मैं ते कह के चली आई, मैं ते कह के चली आई, पर वो ना धूना ठाया। तेरे महल की अपना धूण लाया, बहुत कई पर एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। तेरे महल की झांकी नीचे अपना धूण लाया, बहुत कई पर एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। उल्टे चक्कर में पड़ के होया करते बाहर फेरे से, उसके बस की बात नहीं वो खुद लाचार फेरे से। मने कही हो बाबा जी आड़े क्यों बेकार फेरे से, पर के बुझेगी कटन मरण ने कतिये त्यार फेरे से। के बुझेगी कटन मरण ने कतिये त्यार फेरे से। उका कड़वा बोल आंख कम खोले, कड़वा बोल आंख कम खोले, किसी फीम सिखाया। तेरे महल की झांकी नीचे अपना धूण लाया, बहुत कई बार एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। तेरे महल की झांकी नीचे अपना धूण लाया, बहुत कई बार एक सुनी ना, ईसा बाबा जियारा। जो जिसी करे उसी आप भरे इमे, और कोई साजी को न्या। पर मानाते बात करे ईसा मूर्ख पाजी को न्या।
राजनीति के जानने आला मेरा बाबा जी को न्या इब तू जाने के राम तेरा पर मैं तेरा जी को न्या तू जाने के राम तेरा पर मैं तेरा जी को न्या देखे इसे ईशान 3 जन्म तक इसे ईशान 3 जन्म तक नहीं राम जी पाया तेरे महल की झांकी नीचे अपना ढूंढा लाया बहुत कहीं पर एक सुनी ना ईसा बाबा जी आया तेरे महल की झांकी नीचे अपना ढूंढा लाया। तो भैया तो सुनी आपने रागनी, और इस रागनी के कलाकार गानिए थे राजकिशन अगवानपुरिया और किस्सा था चंद्र किरण का। और भैया अब बात कर लें एक और जानकारी के बारे में। भाई बाग भाई जो है इस समय तैयारी कर रहे हैं कि बाग हमने कौन सा लाना है, कैसे लगाना है। तो बागों का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि भाई कौन सा बाग कब लगाना है, क्योंकि आगे आके जो है बरसात का समय भी आने लग रहा है। उस मौसम जो है वो कह रहा है कि भाई जो बाग है वो लगाने का उचित समय जो है अब आने वाला है। तो कुछ भाई जो है वो बाग लगाने के बड़े शौकीन हैं, और बाग जो है वो लगाने के लिए कई जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो जो सलाह दे हैं कि कौन सा बाग कब लगाना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया। अपना नज़दीक का जो भी बागवानी विशेषज्ञ हैं एक बार उससे राय ज़रूर ले ले कि हमने जी बाग लगाना है और किस तरह से हमने लगाना है। तो फल जो बाग है, अगर हम फल का बाग लगा रहे हैं तो उसमें हमने ये देखना है कि जहाँ भी यातायात का साधन अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमने फलों की तुड़ाई कर कर जल्दी से जल्दी अगर हम मंडी में भेज देंगे तो उससे हमने जो दाम है, जो पैसा है, वो हमने सही टाइम पे मिल जाएगा और फल भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, मिट्टी उपजाऊ हो, पानी का साधन हो और जल निकासी की अच्छी सुविधा हो। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है जो भाई बाग लगाने चाह रहे हैं और बाग लगाने की योजना जो है वो बना रहे हैं। एक गर्म सर्द और तेज़ हवाओं से अगर हम बाग के चारों ओर जो पेड़े हैं वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि इसी समय हम जो है तैयारी कर सके हैं। क्योंकि जो बाग है उसके चारों तरफ अगर हम दूसरे पेड़ लगा लेंगे ताकि जो गर्म हवा या तेज़ हवाएं जो है वो बड़े पेड़े जो है वो रोक लें और छोटे पेड़े जो हमारे हैं उनको नुकसान ज़्यादा ना हो। अगर बाग में जानवर आएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने चारों तरफ कटीली तारें हैं, उनका भी हमने प्रबंधन करना है कि छोटी जाली या झाड़ीदार जो नुमा पेड़े हैं वो लगा कर हम बाड़ बना सकें, ताकि जो दूसरे जानवर हैं वो आके हमारे पौधे को नुकसान न पहुँचाएं। बाग लगाने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें, क्योंकि भाई वो पानी भी ज़रूरी है और पानी का परीक्षण भी जो है ज़रूर करवा लें। मिट्टी पानी की जांच इस समय जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अपने नज़दीक का जो भाई अगर करनाल के आसपास है या नज़दीक है तो करनाल में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र है, आप वहाँ जाकर अपने मिट्टी की और पानी की जांच जो है वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो फल है, फल के जो पेड़े लेने हैं उनमें बढ़ोतरी के लिए जो है अच्छी जगह हो, धूप उन्हें अच्छी तरह से मिल सके, हवा मिल सके, और जो खेत क्यार का अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें सुविधा हो। पेड़े जो है देखने में सुंदर लग गए, बढ़िया लग गए, और जहाँ तक हो उसके फल वृक्षों में जो सीधी लाइन है ना वो लगानी चाहिए।
इससे जो बाग है, बाग के प्रबंधन में कम लागत आओगी और पैदावार है वो भी हम अच्छी ले सकें। और बाग का जो रेखांकन है उसकी कई विधियां हैं, जैसे कि वर्गाकार विधि है, आप उसको अपना सकें। और इस विधि में जो है वो सरल और अधिकतर ज़्यादातर जो है प्रयोग में लाई जाए। सबसे पहले जो है खेत के चारों तरफ बाड़ और जो वायुरोधी वृक्ष हैं वो हमने जरूर लगाने। इसके बाद लगभग जो है 20 फुट जगह छोड़ के बाग का जो रेखांकन है वो शुरू करें, ताकि जो प्रतिकूल प्रभाव है वो फल वृक्षों पर ना पड़े। और इसी विधि से जो लाइन से लाइन है और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसकी हमने जो समानता है वो रखनी है। और फल जो वृक्ष है वो सीधी लाइन में लगाएं, ताकि जो उसमें खेत में अगर हम जा रहे हैं तो आधार पंक्ति मान कर पौधे लगाने की जो दूरी है, दूरी की आधी दूरी पे जो है एक सीधी रेखा खींच कर ठीक उसी दूरी पे आधार पंक्ति के समकोण जो है वो एक रेखा से रेखे, जहाँ दोनों लाइनें आपस में मिलती है वहाँ पहला पौधा हमने लगाना चाहिए। और भाई इस तरह से ये जो दूरी है, ये जो मापने की जो दूरी है, अगर आप बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो एक बार जो फल विशेषज्ञ है उससे भी ज़रूर बात कर ले, क्योंकि जो हमने बागवानी विशेषज्ञ हैं उनसे अगर इस तरह से अगर आप सलाह मशवरा करके बात करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आयताकार विधि से या पूरक विधि से या षष्ठाकार विधि से हमने कौन सी जो हमारे लिए जो जगह है उसका चयन जो हमने करा है वो ठीक करा भी है कि नहीं करा है। तो इसी आधार पर हमने अपना जो बागवानी विशेषज्ञ है उसका एक बार दौरा ज़रूर करवा लें, या फिर उसके पास अब जाकर और अपनी जो है जो समस्या है वो बता सकें कि जी ये जगह है। लेकिन भाई फिर भी अपने बागवानी विशेषज्ञ के पास अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाकर आप सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। तो ये तो रही बात जो भाई बाग लगाने की योजना बना रहे हैं। तो कल के कार्यक्रम का अगर जिक्र कर लें तो वही कल का जो कार्यक्रम रहेगा बेल वाली सब्जियों की देखभाल के बारे में, और आज की नसीहत के बारे में जो है ट्रैक्टर की गहाई और थ्रेसर में प्रयोग में सावधानियाँ। और आज के मौसम की जो जानकारी का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 17.7 सेल्सियस। और मौसम विभाग के अनुसार जो है कल कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसके गिरले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम हुआ समाप्त। अनिल भाई राजेंद्र दो इजाजत, सब बन भाई ने राम राम।